जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो मुद्दा ऐसा है जिसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और जिस साथी को उसकी नॉलेज नहीं है या यूँ कहें कि पूरी नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये मुद्दा, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ, इसके बारे में काफ़ी कर्मचारी साथियों ने मेरे से क्वेश्चन किए हैं, मेरे से इस बारे में पूछा है, चाहे वो अपने डिफेंस सिविलियन हों या अपने वर्दी वाले फौजी हों या एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स, कहीं से भी हो सकते हैं। तो ये सभी का मिला जुला सा सवाल है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है पर्सनल लोन का। पर्सनल लोन एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम कर्मचारी यूज करता है, कभी ना कभी किसी ना किसी हालात में यूज करना पड़ ही जाता है। इसमें समझने की कई बातें हैं। वैसे तो कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, लेकिन फिर भी तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है। एक हमारे जो फौजी भाई हैं या जिनको डीएसपी अकाउंट फैसिलिटी है, उनके पास डीएसपी अकाउंट होता है, अदरवाइज सिविलियंस के पास या अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास सीजीएसपी अकाउंट होता है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, पर्सनल लोन के लिए डीएसपी अकाउंट पे प्रोसेसिंग फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं लगेगा। और सीजीएसपी अकाउंट पे प्रोसेसिंग फ़ीस 50% लगेगी, 50% वेव ऑफ हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो लगभग सभी को पता है, फिर भी आपकी कम से कम 3 महीने की सैलरी स्लिप, कुछ बैंक 6 महीने की भी मांग लेते हैं। आपका लास्ट ईयर का फॉर्म 16, कुछ 2 ईयर का भी मांग लेते हैं। अगर आप एसबीआई बैंक से लोन ले रहे हो या जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है उसमें लोन ले रहे हो तो स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज किसी दूसरे बैंक से लोन ले रहे हो तो आपकी 3 महीने की या 6 महीने की, कुछ बैंक 1 साल की मांग लेते हैं। तो आपके बैंक अकाउंट की, सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट ये चाहिए होंगी। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ बैंक आपके सर्विस आई कार्ड की भी डिमांड कर देते हैं। वैसे तो वो नहीं देना चाहिए, लेकिन सिचुएशन के अनुसार वो आपको तय करना होता है। कुछ आपका कैंटीन कार्ड भी मांग सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू बैंक और सिचुएशन। अब पर्सनल लोन में क्या है, इंटरेस्ट रेट पे कई बार आता है। ज़्यादातर मामलों में इंटरेस्ट रेट 11 के आसपास घूमता रहता है, 10.5, 11, 11.25, 11.5, 12 एसबीआई बैंक का या दूसरा कोई भी सरकारी बैंक है। कुछ प्राइवेट बैंक या ज़्यादातर प्राइवेट बैंक 11-12 से ऊपर ही रहते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हर एक कर्मचारी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होता है, क्योंकि उसी में उसकी सैलरी आती है और वहीं से उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटली डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पर। जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा, जितनी अच्छी आपकी सिबिल हिस्ट्री होगी, उसके आधार पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। तो खैर, आप लोन कितना ले सकते हैं? आप लोन आपकी सैलरी का 50% जितना बनेगा, तो जो भी आप टोटल लोन अमाउंट लेंगे ओवरऑल, उस लोन अमाउंट की जो ईएमआई है, वो ईएमआई आपकी मंथली सैलरी के 50% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए एज पर रूल। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मंथली सैलरी आपके अकाउंट में 50,000 रुपया क्रेडिट हो रही है, तो आपकी ईएमआई, चाहे वो 1 लोन हो या 2 लोन हो या 4 लोन हो, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, कुछ भी हो, उनकी कुल मिलाकर जो ईएमआई बनेगी वो 25,000 रुपये महीना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आम केसेज में नियम के अनुसार ये होता है, और विदाउट नियम तो इंडिया में कुछ भी हो सकता है। खैर, अब बात मुख्य समझने वाली जो है वो कहाँ पर है। हम आज बात करेंगे सिर्फ एसबीआई बैंक के बारे में। अगर आप एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तो एसबीआई बैंक की एक कंडीशन होती है कि आप 2 साल से पहले आपका लोन बंद नहीं कर सकते, या यूँ कहो कि लोन अकाउंट बंद नहीं कर सकते। और अगर आप 2 साल से पहले आपका लोन बंद करोगे, उसे कहते हैं आप फोरक्लोज करोगे, तो उसके ऊपर आपके परसेंटेज चार्ज लगते हैं। फोरक्लोजर चार्ज जिसको बोला जाता है, एक परसेंटेज अमाउंट होती है, 4%, 5%, 3% समथिंग कुछ, वो कई बार चेंज होती रहती है। तो उसमें बेहतर क्या होता है,
हमारे ज़्यादातर कर्मचारी साथी ये सोचते हैं कि भाई मैं लोन की कोई भी अमाउंट अगर ले रहा हूँ जिनकी कंडीशन ठीक ठाक होती है, फाइनेंशियल कंडीशंस, कि भाई मैं फट से लोन मेरे को मिल गया, अब फटाफट मैं इसे उतार देता हूँ, घर की फाइनेंशियल परिस्थितियाँ ठीक हैं तो ईएमआई जितनी ज़्यादा मैं भर सकूँ फटाफट लोन को क्लियर करूँ। अब बैंक आपको लोन देता है मैक्सिमम 6 साल के लिए भी दे देता है, 5 साल के लिए भी दे देता है, 60 महीने या 72 महीने। अब इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, भले ही आपको वो लोन 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में भरना हो, आप उसका टेन्योर मैक्सिमम रखिए। मैक्सिमम टेन्योर रखोगे तो ईएमआई की जो अमाउंट है, किस्त जितने रुपए की है, वो मिनिमम हो जाएगी आपकी। अब हमारे कुछ साथी सोचेंगे कि भाई अगर हम टेन्योर बढ़ाएंगे ईएमआई का, 3 साल की बजाय अगर उसको 5 साल कर देते हैं तो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा। वो अगर आप आज काउंट करोगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा अगर आप 5 साल में भरोगे तो। लेकिन अगर जो लोन आपको 2 साल में ही भरना है या 1 साल में भरना है या 3 साल में भरना है, उसमें तो इंटरेस्ट उतना ही लगेगा ना जितने साल में आप उसे भरोगे, अगले 2 साल का तो लगेगा ही नहीं। तो इसलिए वो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, जो आपकी छोटी ईएमआई है वो आपकी फ्यूचर में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। वो कैसे, अगर आपने जो लोन लिया है, मान लो आपने 10 लाख रुपये का लोन ले लिया और उसकी ईएमआई बन गई 22,000 रुपया, और आपकी एलिजिबिलिटी 50,000 की सैलरी के अनुसार सिर्फ 25,000 की ईएमआई देने की ही है। 22,000 का आप लोन ऑलरेडी ले चुके हो ईएमआई के आधार पे, तो आपके पास सिर्फ 3,000 रुपये की ईएमआई बच गई अगर आपको दोबारा कोई लोन लेना पड़ गया तो। अब इसमें सोचने की बात है, खुदा ने खास्ता इन फ्यूचर आपको वो लोन लेने के बाद कभी भी अचानक से कुछ पैसे की 5-4 लाख की, 5-7 लाख की ज़रूरत पड़ जाए तो आप वो पूरा लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसकी ईएमआई 3,000 से ज़्यादा होगी। तो इन दैट केस अगर आप उस लोन को लंबे टेन्योर तक खींचते हो या लंबे टेन्योर तक उसकी ईएमआई बनवाते हो तो आपकी जो ईएमआई 22,000 रुपया बन रही है वो घट के 15,000 तक आ सकती है, 12,000 तक आ सकती है, 16,000 तक आ सकती है। तो आपके पास एक मार्जिन बच जाता है 10-12-15,000 रुपये का, 10-12,000 रुपये का मोटा मोटा सा आइडिया, कि आप दोबारा अगर अचानक लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इतना लोन ले सकते हो कि आपकी ईएमआई 10-12,000 रुपये बन जाए। एक तो उसका फ़ायदा ये होगा। दूसरा, जब आपको भरना है आप भर देना। अगर वो 5 साल के लिए आपने ले लिया है 10 लाख का अमाउंट, तो उसे आप 3 साल में भी क्लोज करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ज आपका 3 साल तक का ही लगेगा इंटरेस्ट रेट का। अब जो एक मुख्य बात होती है, जो बैंक कहता है कि आप जी 2 साल से पहले लोन को क्लोज नहीं कर सकते, अगर 2 साल से पहले क्लोज करोगे तो फोरक्लोजर चार्ज लगेंगे। उससे कैसे बचा जाए, सबसे बड़ा मुद्दा होता है ये। बहुत सारे हमारे कर्मचारी साथी, फौजी भाई ऐसे होते हैं जो ये फोरक्लोजर चार्ज बिना वजह पे करते हैं बैंक को। ठीक है, उससे बच सकते हो आप। अगर आपने लोन लिया है 3-4-5 साल के लिए और आप उसे 1.5 साल में ही क्लोज करने जा रहे हो, आपके पास पैसा आ गया कहीं से, जैसे भी आपकी परिस्थितियाँ बन के, और आप उसे 1.5 साल में ही क्लोज करना चाहते हो, तो जैसे ही आप बैंक में जाओगे कि ये लो जी मेरे पास पैसा आ गया, मैं लोन को क्लोज कर रहा हूँ, आपको बैंक बताएगा ठीक है जी आपका 6 लाख का अमाउंट बचा हुआ है, आप ये भर दीजिए। अब वो भरोगे तो फिर आपको कैलकुलेट करके बताएंगे जी 6 लाख का तो ये अमाउंट बचा हुआ, वो तो आप भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे आज क्लोज कर रहे हो तो इसके ऊपर आपका 10,000 रुपया, 12,000, 15,000 रुपया आपका जी फोरक्लोजर चार्ज लग रहा है। तो अब आप वहाँ पे क्या करोगे, यार जहाँ मैं 6 लाख रुपया दे रहा हूँ तो ये 10-12-15,000 रुपया जो फोरक्लोजर चार्ज है ये भी दे देता हूँ और झंझट को ख़त्म करता हूँ। लेकिन आप उस 10-12,000 के, 8,000 के, 15,000 के जो भी फोरक्लोजर चार्ज है उससे आप बच सकते हो। वो कैसे, कि उस 1.5 साल में जब आप क्लोज करने जाओ कोई भी एक टाइम पे, और आपकी अमाउंट 6 लाख रुपया बची हुई है, तो आप पूरा 6 लाख मत भरिए, आप 5,99,000 रुपये भर दीजिए, 5,90,000 भर दीजिए, 5,99,500 रुपया भर दीजिए। मतलब ये कहने का है कि आपके लोन अकाउंट में 1,500 रुपया बचा के रखिए कि आपके ऊपर लोन की अमाउंट आपकी जो 6 लाख बची हुई है वो 1,000 रुपये बच जाए। उससे क्या होगा, उस 1,000 रुपये के ऊपर आपका इंटरेस्ट तो ज़्यादा नहीं लगेगा, बैंक की तरफ से थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपका वो लोन चलता रहेगा 1,000 रुपये का अगले 6 महीने तक। तो जब आपके 2 साल पूरे हो जाएं तो जो आपकी वो अमाउंट बची हुई है उन 6 महीनों के लिए बैंक उसे कैसे एडजस्ट करेगा, वो तो आपको वो पार्ट पेमेंट आप जब उसमें जमा करेंगे तब पता लग जाएगा। वो जो अमाउंट आप भरोगे उसे पार्ट पेमेंट बोलते हैं।
पार्ट पेमेंट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। आप कितना भी पेमेंट आपके पास जब भी आया, आप EMI से ज़्यादा पैसा कभी भी भर सकते हो। तो वो जब 2 साल पूरे हों, बची हुई 1500 की अमाउंट उस टाइम पे जाके डाल दीजिए उसको, तब जाके आप अकाउंट को बंद करिए। उस टाइम पे अगर आप बंद करेंगे तो आपको फोरक्लोजर चार्जेज नहीं लगेंगे और आप एक अच्छी खासी ठीक ठाक सी अमाउंट से बच जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, हमारे काफ़ी साथी पूछते हैं कि जी रिन्यू करने पे कोई चार्ज लगता है क्या, टॉपअप पे कोई चार्ज लगता है। देखिए, आपने अगर 10 लाख का लोन लिया, 2 साल भरते हुए हो गए, आपने उसमें 3 लाख 4 लाख रुपया भर दिया, अचानक से फिर कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो आप टॉपअप करवा सकते हैं उसको। काफ़ी साथी इसे रिन्यू भी कह देते हैं। टॉपअप कैसे? अगर आप नया लोन लोगे तो अलग से प्रोसेसिंग होगी, चार्जेज पड़ेंगे, ये वो होगा। CGSP अकाउंट वालों के, DSP अकाउंट पे तो 0 चार्ज है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनका CGSP अकाउंट है उन्हें 50% प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। और ये चीज़ सिर्फ इन 2 के लिए लागू नहीं है, आम इंसान के लिए भी ये चीज़ बहुत बढ़िया है जो मैं बता रहा हूँ आपको फोरक्लोज करने के लिए। तो वो क्या कर सकता है, बैंक में जाए, जी मेरे को लोन टॉपअप करवाना है, तो वो आपकी उस टाइम पे देखें। क्योंकि अगर आप 2-3 साल से 10 लाख का लोन की EMI भरते जा रहे हो, 3-4 लाख रुपए आपने भर दिए, 6-7 लाख रुपए बचे हैं, तो इन 2-3 साल के अंदर आपको DA वगैरह भी लगा होगा, इंक्रीमेंट भी लगा होगा, हो सकता है बीच में प्रमोशन भी हो गया हो, तो कुछ ना कुछ सैलरी आपकी डेफिनेटली बढ़ी होगी, तो आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो बैंक फिर आपको चेक करेगा, जी ठीक है आपका 10 लाख का लोन था, आप जी इसके 3 लाख पे कर चुके हो, 7 लाख तो आपका ये खड़ा है, अब हम आपको जी 5 लाख और दे सकते हैं, तो वो आपका टॉपअप कर देते हैं। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। और अगर वो टॉपअप भी कैसे करते हैं, उसी टाइम पे अगर आप, बैंक उसमें क्या करेगा फिर, आपका पूरा मान लो 5 लाख एक्स्ट्रा दे सकता है और 7 लाख खड़ा है, तो आप कहोगे ठीक है जी 5 लाख दे दो, तो वो 12 लाख का एक लोन बना देगा। 12 लाख का एक लोन बना के और आपका 7 लाख रुपया वो ख़त्म कर देगा पुराने वाला, और 12 लाख की एक नई किस्त बना के आपको दे देगा, ठीक है। 7 लाख वाले को खुद बंद कर देगा और उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इन चीज़ों पे कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हो, वहाँ पे नहीं बनती है, किसी दूसरे बैंक में आपको सस्ता मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो आप उस लोन को BT कर सकते हो, बैलेंस ट्रांसफ़र, तो वहाँ पर भी आपको बढ़ के मिल सकता है। उसके लिए क्या है, SBI की बजाय अगर मान लो दूसरे XYZ बैंक से जाके आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, तो आप उन्हें बोलिए जी मेरा इतने लाख रुपए का लोन वहाँ पे बचा हुआ है, तो वो उसको BT कर लेंगे। मतलब जो XYZ बैंक है वो आपको क्या करेगा, SBI आपको और 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है, और वो XYZ बैंक आपको बोलता है जी मैं 5 की बजाय आपको 7 लाख एक्स्ट्रा दे दूँगा, तो आपके लिए विन विन कंडीशन है। उसमें क्या किया जाएगा, वो लोन आपको 7 लाख एक्स्ट्रा और 7 लाख आपका जो SBI में बचा हो, 14 लाख का टोटल लोन देगा। उसमें क्या करेगा, जो 7 लाख SBI में बचा हुआ है, 7 लाख का ड्राफ्ट या चेक वो आपके SBI अकाउंट के लिए देगा, जाओ जी इसे क्लोज करके आओ। वो क्लोज करके आप उन्हें आके स्टेटस दे दोगे उसका, और बची हुई 7 लाख की अमाउंट वो आपके अकाउंट में डाल देगा। ये हो जाता है BT, बैलेंस ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर आकर ये तो होगी आम सीधे साधे एक बहुत साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ें। अब कुछ कर्मचारियों का ये भी होता है कि जी मेरी सैलरी वही 50,000 है और जी मैं 25,000 की EMI के हिसाब से ही लोन ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लोन चाहिए ज़्यादा, मैं EMI 25 की बजाय मैं 40,000 भी भर सकता हूँ, मेरी एक्स्ट्रा इनकम इधर उधर से है या मेरी फैमिली इनकम है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आपके लोन के साथ आपकी फैमिली की जो इनकम है उसे आप अटैच करवा सकते हैं, मतलब उसको शो कर सकते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी और बढ़ जाएगी। अदरवाइज ये कोई रोल या उसके हिसाब से नहीं, जनरल एक सलाह है, किसी ने मेरे को भी दी थी। अगर आप 10 लाख की बजाय आपको 25 लाख 30 लाख की ज़रूरत है, तो आप एक ही टाइम में 10-15 दिन में 10-10 लाख का 3 अलग अलग बैंक से लोन उठा सकते हैं, क्योंकि वो एकदम 10-15-20 दिन के अंदर किसी भी सिविल में नहीं चढ़ता है। लेकिन मैं ये आपको ऑफिशियली सलाह नहीं दे रहा हूँ, कोई इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। बट क्या है ना, कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं कि परिस्थितियों में बंदा कुछ भी कर देता है और बस उसको निकलना होता है, या जैसे भी होता है चीज़ें उसको समाधान करने से मतलब होता है, तो आप इन चीज़ों से कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी और लोन के रिगार्डिंग या कुछ और चीज़ों के रिगार्डिंग आपकी कुछ क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप सभी के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का समाधान करने के लिए आपको तरीके बता सकूँ, जानकारियाँ दे सकूँ, या कोई पॉलिसीज वगैरह है समथिंग, जिस भी तरीके से मैं आपकी मदद कर सकूँ वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।
और जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी तरह हमारे दूसरे साथियों को भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आज की तरह फिर किसी दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।